सबसे पहले हम आपको ये दिखाएंगे कि पाकिस्तान को दिखास और छपास की कितनी बड़ी बीमारी है। आप देखकर हैरान रह जाएंगे जो वीडियो हम दिखाने वाले हैं। आज जब चाइना में विक्ट्री डे परेड का आयोजन हुआ तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खुद को कैमरे पर दिखाने के लिए बहुत मेहनत की है। बड़ी स्क्रीन पर लेकर चलते हैं शहबाज शरीफ का ये जो कैमरा मैराथन था, क्योंकि वो लग रहा था कि आज रेस वहां पर दौड़ रहे हैं, मैराथन रेस दौड़ रहे हैं, वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। शहबाज शरीफ का कैमरा मैराथन, ये जो शख्स आपको पीछे दिखा रहा है किम जोंग उन के, ये देखिए ये कहां पर थे, कौन सी लाइन में थे, फिर धीरे धीरे कैसे वो दरबान के बगल में आकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये तो बहुत आगे की कहानी है। शुरुआत जहां से हुई थी वो हम आपको दिखाएंगे। शहबाज शरीफ का ये कैमरा मैराथन, यहां पर बैठे खड़े ये शख्स जब चल रहे हैं, आपको इस फ्रेम में कहीं पर भी वो नजर आ रहे हैं। पीछे में एक कोने में ये देखिए यहां पर है शहबाज शरीफ, ये यहां से वो कैसे धीरे 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 इन तीनों के बगल में आकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस कैमरा मैराथन में अगर वो ठीक से नहीं दिखे तो पूरे पाकिस्तान में उनकी भद्द पिटेगी। वैसे भी बूट पॉलिश उन्हें कहा ही जाता है और आसिम मुनीर वहां पर पहुंचा ही हुआ है, उनका आर्मी चीफ। तो ये देखिए धीरे धीरे कैसे वो जगह अपनी बनाते बनाते यहाँ पर घुसते घुसते तीनों के साथ आ जाते हैं। यहाँ पर पहले फोटो ऑप होता है, इसके बाद से सारे लोग चल के जा रहे हैं। साइड में शहबाज शरीफ है और उसके बाद वो धीरे धीरे अपनी जगह बनाते हुए, क्योंकि यहाँ से उनको पहुंचना है, यहाँ पर उनकी नजर थी कि मुझे इन तीनों के बगल में तो पहुंचना ही है। खुद को चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन के साथ कैमरा फ्रेम में आने के लिए जो जद्दोजहद है शहबाज शरीफ की, वो आप देखिए। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब परेड से पहले सभी नेताओं ने ग्रुप फोटो सेरेमनी में हिस्सा लिया। ये मेरे पीछे है, जिसमें राष्ट्रपति पुतिन और किम जोंग उन तो राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पास खड़े थे, लेकिन शहबाज शरीफ को पहली पंक्ति में इस तरह खड़ा किया गया था। अब इस ग्रुप फोटो सेरेमनी के बाद जब सभी नेता मंच की ओर जा रहे थे, ये वाला वीडियो, तब शहबाज शरीफ कहीं कोने में थे और उनके आगे कई नेता शामिल थे। इस दौरान सभी कैमरों का फोकस जिनपिंग, पुतिन, किम जोंग उन पर था। और आप देखिए कि कैसे तीनों नेता एक दूसरे से लगातार बातचीत भी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ शायद शहबाज शरीफ ने सोचा होगा कि वो पीछे रहे तो उन्हें कोई नहीं देख पाएगा और अपने देश में पूरी कहानियां यही भद पिटेगी कि कैसे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छाए रहे इन दोनों नेताओं के साथ। लेकिन आज जब खुद शहबाज पहुंचे तो उनके लिए कोई जगह नहीं बन रही है। धीरे 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 कैमरा मैराथन शुरू हुआ और इसी के बाद सीढ़ियों पर वो तेजी से बढ़ते हुए आगे चढ़ते हुए पहुंचे और इस तरह किसी तरह से शी जिनपिंग, राष्ट्रपति पुतिन और किम जोंग उन के साथ आकर खड़े हो गए। अब इस तस्वीर को देखकर यही लगता है कि इस विक्ट्री डे परेड में शी जिनपिंग के 2 नहीं बल्कि 3 खास मेहमान थे और इनमें शहबाज शरीफ को भी उन्होंने लगातार अपने साथ रखा। फाइनल फोटो में ऐसा ही लग रहा है कि शहबाज शरीफ साथ में चल रहे हैं। सच्चाई क्या है वो ये कि शी जिनपिंग तो सिर्फ पुतिन, किम जोंग उन से बात कर रहे थे, जबकि शहबाज शरीफ धक्का मुक्की करते हुए आगे आए और तीनों नेताओं के साथ किसी न किसी तरीके से खड़े हो गए। ये सवाल आपके मन में भी आता होगा कि ये इतने बड़े बड़े नेता जब आपस में मिलते हैं तो इनके बीच बातचीत क्या होती है। तो आज राष्ट्रपति शी जिनपिंग, राष्ट्रपति पुतिन और किम जोंग उन के बीच बातचीत का एक दिलचस्प वीडियो आया है, जिसमें माइक में तीनों नेता आपस में एक दूसरे से ये कह रहे हैं कि अब ऑर्गन ट्रांसप्लांट और दूसरे तरीकों से जवान रहना आसान हो गया है और अब तो 150 सालों तक भी जिंदा रहा जा सकता है। सुनिए। ये चर्चा राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हो रही थी और इन दोनों नेताओं के लिए कहा जाता है कि ये आजीवन अपने देश के राष्ट्रपति बनकर रहना चाहते हैं। इस वक्त राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग दोनों ही 72 साल के हैं और इनमें भी राष्ट्रपति पुतिन को देखकर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वो 72 साल के कहीं से नहीं लगते। शायद उन्होंने कई सारी सर्जरीज या ट्रीटमेंट्स कराया हो, इस तरह की बात की जाती है, खास तौर पर रशिया में सोशल मीडिया पर। अब तो राष्ट्रपति पुतिन खुद ये कह रहे हैं कि आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि मौत को भी टाला जा सकता है। राष्ट्रपति पुतिन की ये बात उस विचार की तरफ इशारा करती है जिसे आजकल के युवा डोंट डाई रिलीजन कहते हैं। इस रिलीजन में विश्वास रखने वाले लोगों का ये मानना है कि आधुनिक युग में मौत को भी टाला जा सकता है और ऑर्गन ट्रांसप्लांट या खून के ट्रांसप्लांट से जीवन को लंबा किया जा सकता है। वैसे दुनिया में आज तक इंसान के अमर होने का एक भी उदाहरण मौजूद नहीं है, लेकिन ऐसे कई उदाहरण जरूर मौजूद हैं जिनमें बड़े बड़े राजाओं, सुल्तानों, शासकों ने खुद को अमर बनाने के लिए अंधविश्वास को अपनाया और कई तरीके आजमाए।
और इसका कारण ये था कि ये जो कुर्सी और उसकी ताकत है ना, इसे जब इंसान एक बार पा लेता है तो वो सोचता है कि वो हमेशा इस कुर्सी पर बना रहे और खुद को किसी भी तरह अमर बना ले। लेकिन सच तो यही है कि इस दुनिया में जो आया है उसे एक ना एक दिन जाना ही है, और कोई भी इंसान आज तक तो अमर नहीं हुआ, लेकिन हर शासक की इच्छा यही रही है कि वो ना ही कभी मरे और ना ही उसकी कुर्सी उससे दूर हो। ये बातचीत जो हुई थी वो एक बार सोशल मीडिया पर चल पड़ी, फिर हर जगह इसे मीडिया चैनल्स ने कवर किया, और उसके बाद जब इस पर उनसे सवाल पूछा गया तो व्लादिमीर पुतिन ने यही जवाब दिया कि कैसे इंसानी उम्र बढ़ रही है। चीन में ये विक्ट्री डे परेड ऐसे समय में हुई है जब 2 दिन पहले ही चाइना में एससीओ के वार्षिक समिट का आयोजन हुआ है। वैसे तो ये समिट जुलाई से अक्टूबर महीने के बीच में होता है, लेकिन इस बार बहुत सोच समझकर चीन ने अपने विक्ट्री डे परेड के कारण इस समिट का आयोजन इससे सिर्फ 2 दिन पहले रखा। अब इसको समझिए, इससे हुआ ये कि पहले चाइना ने एससीओ के मंच पर अपनी कूटनीतिक ताकत का प्रदर्शन किया, और इसके 2 दिन बाद आज विक्ट्री डे परेड में अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन कर डाला। इनमें भी पहले एससीओ के मंच पर प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग का एक सिचुएशन ट्रायंगल पूरी दुनिया ने देखा, और इसके बाद आज विक्ट्री डे परेड में राष्ट्रपति पुतिन, उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तस्वीरों की चर्चा पूरी दुनिया में हुई है। हालांकि इन सारी तस्वीरों में भारत की भूमिका बहुत बड़ी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 साल बाद चाइना के एससीओ समिट में शामिल हुए, लेकिन वो चीन के विक्ट्री डे परेड का हिस्सा नहीं बने, और इसे लेकर अभी कई तरह की बातें हो रही हैं। सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री मोदी को इस परेड के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था, उन्होंने इसके आमंत्रण को क्या ठुकरा दिया। तो ये दोनों बातें गलत है। असल में ये एक ऐसा मामला है जिसमें ना तो चीन कभी हमें आमंत्रित करेगा और ना ही हम खुद उसके विक्ट्री डे परेड में जाएंगे। ये तो वो परेड है जहां चीन अपनी उस सैन्य ताकत का प्रदर्शन करता है जिसके खिलाफ हमारी सेना सीना ठोककर एलएसी पर खड़ी होती है। चीन के इस विक्ट्री डे परेड में भारत की गैर मौजूदगी पहले भी रही है और आगे भी शायद हमेशा बनी रहेगी। ये ठीक वैसा ही है जैसे चीन के राष्ट्रपति कभी हमारी गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल नहीं होंगे। ये बात सही है कि भारत और चाइना दोनों देश अब रिश्तों में सुधार ला रहे हैं, लेकिन यह भी सच है कि चाइना को लेकर हमारे अंदर अविश्वास की स्थिति हमेशा बनी रहेगी, और इसका कारण यह है कि चीन के साथ भारत की सुरक्षा चिंताएं हैं। एलएसी को लेकर एक बहुत लंबा विवाद है। चाइना पाकिस्तान को भी अपना ऑल वेदर फ्रेंड, हर मौसम का दोस्त कहता है, उसे हथियार तक देता है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भी चाइना के आक्रामक रवैये को लेकर भारत हमेशा सावधान रहता है। देखिए, चाइना के साथ हमारे इस तरह के विवाद हैं कि हम उसके साथ अपने रिश्तों में तनाव तो कम कर सकते हैं, लेकिन वास्तविकता में भरोसा नहीं कर सकते, दोस्त नहीं बना सकते, और ना ही हम उसे कभी अपना सच्चा दोस्त मान सकते हैं। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान ने चीन की जिन मिसाइलों का इस्तेमाल किया था उन्हें भारत के सुदर्शन चक्र यानी S-400 ने नाकाम कर दिया था। हमारी सेना ने खुद बताया था कि 7 मई को जब हमने पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डे ध्वस्त किए तब हमने पाकिस्तान में चीन से खरीदे हुए एयर डिफेंस सिस्टम को 23 मिनट के लिए जैम कर दिया था और चाइना के हथियारों की पोल खोल दी थी। ये एक ऐसी घटना थी जिसने हथियारों के बाजार में चाइना की साख को खूब नुकसान पहुंचाया, और दुनिया में यह चर्चा शुरू हो गई कि चाइना अपने हथियारों की मारक क्षमता को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है, जबकि उसके हथियारों में उतना दम ही नहीं है। जब भारत से मुकाबला हुआ तो भारत ने उन्हें निरस्त कर दिया। मैं आपको जरा बड़ी स्क्रीन पर ये सारी बातें दिखाती हूं कि आखिर इसे कैसे कवर किया गया। दुनिया की लगभग तमाम एजेंसी और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों ने अपनी खबरों में यह बात लिखी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद चाइना के हथियारों को लेकर एक शक की स्थिति पैदा हुई है। कई बार मेड इन चाइना को कोई लोग शक और संदेह की नजर से देखते हैं। खिलौना खरीदिए टूट जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा चाइना मेड इन चाइना खरीदिए वो फौरन खराब हो जाता है। यही उनके हथियारों के लिए कहा जाने लगा, और चाइना के हथियारों को लेकर किए गए दावे गलत ये हो सकते हैं। देखिए, उनका ये आरोप था सीधे, इन इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट चाइना's डिफेंस स्टॉक्स आर कोलैटरल डैमेज, शेयर्स स्टम्बल 9% आफ्टर सीज फायर। इसका अर्थ समझिए, क्योंकि कहा यह जाने लगा कि ऑपरेशन सिंदूर में
पाकिस्तान की हार से चीन की जो हथियार की कंपनियां थी उनको बहुत शर्मिंदगी हुई। इसी के बाद शायद शी जिनपिंग ये रणनीति बना रहे हैं विक्ट्री डे परेड पर पूरे नुमाइश का। लेकिन एक बार फिर से वेस्टर्न मीडिया ने जो जो लिखा है उसको दिखाइए, क्योंकि इससे हमारे दर्शक समझ पाएंगे कि उस वक्त हुआ क्या था। जो वहां पर हथियार बनाने वाली कंपनियां थी उनके शेयर्स 9% गिर गए। मतलब लड़ाई हो रही थी भारत और पाकिस्तान के बीच, सीज फायर यहां पर हुआ था, लेकिन ये 9% किसके शेयर गिरे थे? चाइनीज कंपनी के, जो हथियार बनाने वाली कंपनियां हैं। क्योंकि विश्व में इस बात सामने आ गई कि चीन ने भी अपने हथियार दिए, अपने सिस्टम्स को वहां पर लगाया, उन सिस्टम्स को भारत ने निरस्त कर दिया। तो हुआ कि ये जो मेड इन चाइना का खिलौना टूटता है, ये जो मेड इन चाइना की सामान अचानक खराब हो जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेड इन चाइना हथियार भी ऐसे ही है? चाइनीज डिफेंस स्टॉक्स फॉल अप टू 8% ऑन इंडिया पाकिस्तान सीज फायर। ये देखिए, चाइनीज के जो जितने डिफेंस स्टॉक्स थे रक्षा क्षेत्र के हथियार बनाने वाले, उनका 8% शेयर बाजार में मार्केट में गिर गया। ऐसे ही ट्रिगर्स, इंडिया पाकिस्तान सीज फायर ट्रिगर्स ड्रॉप इन चाइनीज डिफेंस स्टॉक्स। लगभग हर जो बड़ी बड़े अखबार हैं उन सब ने इसको कवर किया। वेपन्स फेल लिखा, जनरल्स जेल्ड लिखा। ड्यूअल फॉल्ट लाइन्स इन चाइनाज मिलिट्री। उन्होंने यहां तक दावा किया मीडिया रिपोर्ट्स में कि न सिर्फ उनके हथियार खराब साबित हुए, बल्कि उनके जनरल्स को भी जेल किया गया था, क्योंकि वो कुछ कर नहीं पाए। और शायद यही वजह थी, क्योंकि इसके बाद अगर आप देखिए तो शी जिनपिंग ने यह रणनीति बनाई कि वो विक्ट्री डे परेड से ठीक पहले एससीओ समिट का आयोजन कराएंगे। विश्व के तमाम बड़े बड़े नेता आएंगे और इस आयोजन में आने वाले वैश्विक नेताओं को विक्ट्री डे परेड में भी अपना मेहमान बनाकर रखेंगे, जिससे पूरा हाइप क्रिएट हो और चीन की सैन्य ताकत का प्रदर्शन करेंगे, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर में चाइना के हथियारों की जो छवि खराब हुई है वो थोड़ी सी सुधर जाए। इस रणनीति को आप चाइना की इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज भी कह सकते हैं, जिसमें वो आर्म्स डिप्लोमेसी के तहत ग्लोबल साउथ के देशों को लुभा रहा है। क्योंकि यह भी एक सच्चाई है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत में बने हुए हथियारों की विश्व में डिमांड बढ़ी। अब ऐसे में चाइना को लग रहा था कि हम इस बाजार में अगर पीछे रह जाएंगे तो मुश्किल आ जाएगी, और इसीलिए देखिए उसने न सिर्फ एससीओ समिट को साथ के साथ ऑर्गेनाइज किया, बल्कि उसके बाद जो बड़े बड़े नेता है और जो दोस्त हैं उनको शामिल कर लिया, ताकि विक्ट्री डे परेड की नुमाइश हो सके। ये जो एंटी ड्रोन लेजर सिस्टम है जिसे आप इस वक्त देख रहे हैं, चीन का सबसे आधुनिक एंटी ड्रोन लेजर सिस्टम है, जो दूसरे देश के ड्रोन्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर हमले करके उसे दूर से ही जला सकता है। ये उसका इमेज है जो आप देख रहे हैं इस वक्त। इसकी आज नुमाइश की गई वहां पर विक्ट्री डे परेड में। इसी के साथ साथ इसी परेड में चीन ने एक ऐसा ड्रोन हेलीकॉप्टर पेश किया जिसे उड़ाने के लिए पायलट की जरूरत ही नहीं होती। चीन क्या कहता है? चीन कहता है कि नौसेना के लिए ऐसा आधुनिक ड्रोन हेलीकॉप्टर अब तक सिर्फ और सिर्फ उसी ने बनाया है। तो ये है वो हेलीकॉप्टर जिसकी नौसेना के लिए आधुनिक ड्रोन हेलीकॉप्टर जिसकी नुमाइश वहां पर चाइना ने की है। सवाल तो यह है कि ये चलेगा कितना और कितना टिकेगा, क्योंकि मेड इन चाइना आप जानते ही होंगे। खैर, अब ये देखिए, ये है चाइना की YJ-20 हाइपरसोनिक मिसाइल, जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। रफ्तार ध्वनि से 5 गुना तेज चलने वाले समुद्री जहाज और सबमरीन से YJ-20 जो है वो रफ्तार की ध्वनि से सोचिए 5 गुना तेज चलता है, और ये सबमरीन्स हो, समुद्री जहाज हो, उनसे ये लॉन्च किया जाता है। इसके अलावा चाइना ने अब तक DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल्स को दुनिया की नजरों से छिपा कर रखा था, लेकिन आज की परेड में इसे भी दिखाया गया, क्योंकि उसे लग रहा है कि भारत मेड इन इंडिया जो तमाम हथियार है, ब्रह्मोस से लेकर हमने जो कुछ तैयार किया है, उसकी क्षमता तो पूरे विश्व ने ऑपरेशन सिंदूर में देख ली और भद पिट गई थी चीनी सामान की। अब ऐसे में इसकी मारक क्षमता 1800 से 2500 किलोमीटर तक है, और इसको भी खूब DF-17 की नुमाइश वहां पर चाइना ने की है। इसमें DF को डोंगफेंग कहते हैं, जिसका मतलब है पूर्व की हवा यानी ईस्ट विंड। इस सीरीज की कई और मिसाइलें हैं जिन्हें ईस्ट विंड की श्रेणी में अलग अलग नंबरों से बनाया गया है, और यहां आप इनकी तस्वीरें देख रहे हैं। इनमें एक है डोंगफेंग 61, जो डोंगफेंग 61 और DF-31 ये इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स हैं। अब समझिए इस मंच पर इसको दिखाने का मतलब क्या है। ये दोनों ही मिसाइलें इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स हैं जो एक महाद्वीप से महाद्वीप तक हमला कर सकती हैं, और चाइना इस मिसाइल को अपने लिए रक्षा कवच मानता है। ये कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट
आप समझ रहे होंगे, हमला कर सकती है, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है। तो तैयारी चीन अपनी पूरी रख रहा है। चाइना ने आज उस मिसाइल से भी पर्दा उठा दिया जो अमेरिका और उसके बीच टकराव का सबसे बड़ा कारण है। इसका नाम है D55C न्यूक्लियर मिसाइल। अब सोचिए, ऐसी मिसाइल की खुली नुमाइश कर रहा है चाइना। तो इस D55C न्यूक्लियर मिसाइल को चीन ने आज इस परेड में दिखाकर शायद अमेरिका को संदेश देने की कोशिश की है। यह बहुत बड़ा संकेत है। और आखिर में चीन के इन दो हथियारों की भी काफी चर्चा हो रही है, जो आपको दिखा देते हैं। HQ-22A एंटी मिसाइल डिफेंस व्हीकल, जिसकी उसने वहां पर खुले में नुमाइश की है। ये एक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जबकि दूसरे हथियार का नाम है HSU-100। ये एक HSU-100 जो है, ये एक मानव रहित अंडर वाटर व्हीकल है, जिसे लेकर यह कहा जाता है कि चाइना इसे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जासूसी के लिए इस्तेमाल कर सकता है। यानी इस परेड में चाइना ने अपने हथियारों को दुनिया तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया, और जो नुकसान ऑपरेशन सिंदूर से उसके हथियारों को हुआ था, उसकी भरपाई करने की एक कोशिश जरूर की है। तो देखा आपने कैसे ये पूरा मौका भुनाया है इस बार शी जिनपिंग ने। एक तो एससीओ समिट को विक्ट्री डे परेड के साथ किया, बड़े बड़े नेता पहुंचे, चीन का दमखम दिखाने की कोशिश की, और आज अपने हथियारों का बाजार ही लगा दिया विक्ट्री डे परेड में। चीन चाहता था कि उसके ये तमाम हथियार और लड़ाकू विमान उसकी इस परेड के सबसे बड़े हीरो बने, लेकिन हकीकत में राष्ट्रपति पुतिन और उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन की दोस्ती ने इस परेड में पूरी महफिल को लूट लिया है। बताते हैं कैसे। इस वक्त पूरी दुनिया में इन दोनों नेताओं के बीच हुई इस मुलाकात की चर्चा हो रही है। आपको याद होगा 2 दिन पहले एससीओ समिट के दौरान राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी कारपूल करके द्विपक्षीय बैठक के लिए रवाना हुए थे, और राष्ट्रपति पुतिन ने पूरे 10 मिनट तक अपनी कार में पीएम का इंतजार किया था, जिसके बाद बताया जा रहा है लगभग 45 से 50 मिनट उनकी बातचीत हुई। आज भी जब राष्ट्रपति पुतिन और किम जोंग उन के बीच द्विपक्षीय वार्ता होनी थी, तब दोनों नेता एक ही गाड़ी से कारपूल करके अपने होटल पहुंचे, और वहां इस द्विपक्षीय बातचीत को पूरी तरह प्राइवेट रखा गया। अब देखिए, सोशल मीडिया जहां पर हथियारों की दुकान की चर्चा नहीं हो रही है ज्यादा, क्योंकि नुमाइश तो पूरी की थी शी जिनपिंग ने कि दुकान उनकी चढ़ पड़े हथियारों की, लेकिन चर्चा सबसे ज्यादा इसकी हो रही है कि पुतिन और किम जोंग उन एक कार में गए, और एक वक्त पर तो गाड़ी में अंदर जाते वक्त पहले आप की स्थिति चल रही थी। इस मुलाकात में राष्ट्रपति पुतिन के साथ जिस कुर्सी पर किम जोंग उन बैठे थे, उस कुर्सी को और उसके आसपास के जितने भी सामान और पानी के ग्लास हैं, उनको किम जोंग उन ने छुआ। अब ये हम आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये खबर बड़ी दिलचस्प है। ये तमाम नेता जो हैं वो अपने डीएनए फुटप्रिंट्स नहीं छोड़ना चाहते हैं किसी भी देश में। ऐसी खबर पुतिन के बारे में भी आती है। उनके बैग की आपने चर्चा सुनी ही होगी, तरह तरह की बातें उस पर हो जाती हैं। क्या ही हम आपको नेशनल टीवी पर बताएं कि उस बैग में क्या जाता है, क्या आता है। लेकिन ऐसी ही बात अब किम जोंग उन के बारे में है। उनकी सुरक्षा टीम की तरफ से इन तमाम चीजों को, जिसे भी वो छूते हैं, उसको साफ किया जाता है, और इसलिए किया जाता है ताकि कोई भी इस मुलाकात के बाद किम जोंग उन के डीएनए सैंपल्स को इकट्ठा ना कर सके। आप भी ये वीडियो देखिए। सोचिए, बहुत सारे लोगों को ये तस्वीरें देखकर अजीब लग रहा है, लेकिन असल में ये दुनिया दो तरह के देशों की है। एक तरफ वो लोकतांत्रिक देश हैं जहां व्यक्ति से बड़ा पद होता है, और वो व्यक्ति रहे या ना रहे, पद को ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन दूसरे देश वो है जहां शासक पद से बड़े होते हैं, और ऐसे देशों में इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि उस शासक की सुरक्षा को बरकरार रखा जाए, क्योंकि उनका देश उसी एक व्यक्ति से चल रहा होता है। और यही कारण है कि उत्तर कोरिया हो या रशिया, इन देशों में राष्ट्राध्यक्षों की सुरक्षा को लेकर ऐसी ऐसी चीजें होती है जिन पर कई बार यकीन करना मुश्किल होता है। खैर, वैसे राष्ट्रपति पुतिन और किम जोंग उन की इन तस्वीरों को देखने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आग बबूला हो गए हैं। जरा आपको बताते हैं, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने ट्रूथ, जो सोशल मीडिया है, प्लेटफॉर्म है, उस पर लिखा है, क्या चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने विक्ट्री डे परेड पर इस बात का जिक्र करेंगे कि अमेरिका ने ही चीन को जापान से अपनी आज़ादी सुरक्षित करने के लिए सहयोग दिया था, और इसके लिए कई अमेरिकियों ने अपनी जान भी गंवाई थी। आगे पढ़िए, अभी और दिलचस्प होगा। इसी में वो आगे ये लिखते हैं कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग जब व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन के साथ अमेरिका के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे होंगे, तब वो इन दोनों नेताओं को राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से अभिवादन जरूर दें। ये डोनाल्ड ट्रंप है, अमेरिकी राष्ट्रपति, ये उन्होंने लिखा है ट्रूथ पर, सोशल मीडिया पर।
वैसे राष्ट्रपति ट्रंप की ये भाषा बताती है कि वो सीधा सीधा ये मान रहे हैं कि किम जोंग उन, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग अमेरिका के खिलाफ कोई साजिश रच रहे हैं और अमेरिका इन देशों के निशाने पर है। और शायद राष्ट्रपति ट्रंप का यह अनुमान गलत भी नहीं है। रशिया, उत्तर कोरिया और चाइना तीनों वो देश हैं जिनकी अमेरिका से कट्टर दुश्मनी मानी जाती है। उत्तर कोरिया ने तो रशिया की मदद करने के लिए यूक्रेन के युद्ध में अपनी सेना तक को भेजा। चाइना भी लगातार अमेरिका पर दबाव बना रहा है। एक जमाना था जब अमेरिका की धमकियों से दुनिया पर दबाव बनता था, लेकिन अब स्थिति क्या है? वो ये कि दुनिया मल्टीपोलर वर्ल्ड में अमेरिका के दबाव को खारिज करके आगे बढ़ रही है और चाइना इसी बात का फायदा उठाना चाहता है। हालांकि यहाँ एक बड़ा सवाल यह है कि क्या वैश्विक राजनीति की ये परिस्थितियां दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ भी ले जा सकती हैं? ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये खबर बहुत हैरान करने वाली है। एक तरफ अमेरिका, चाइना, रशिया, उत्तर कोरिया पर अपने खिलाफ साजिश रचने का अमेरिका आरोप लगा रहा है और दूसरी तरफ फ्रांस जैसा बड़ा देश खुद को युद्ध के लिए तैयार कर रहा है। ये सुनने में असामान्य लगता है, लेकिन ये वाकई बहुत खतरनाक है। हमने भी इस खबर को 2 बार पढ़ा, समझने की कोशिश की। देखिए, फ्रांस के स्वास्थ्य मंत्रालय का पिछले साल एक आदेश सार्वजनिक हुआ है जिसमें यह लिखा है कि फ्रांस के सभी अस्पतालों को मार्च 2026 तक खुद को एक नए युद्ध के लिए तैयार करना होगा। इस आदेश में लिखा है कि अस्पतालों की तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि इनमें 10 से 50 हजार घायल सैनिकों को तत्काल इलाज मिल सके और लगभग सभी बंदरगाहों, हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशन के पास ऐसे चिकित्सा केंद्र स्थापित किए जाएं जिससे घायलों को जल्दी उनके देश भेजा जा सके। इस आदेश की पुष्टि फ्रांस की सरकार ने खुद की है और यह भी बताया है कि वो युद्ध के लिए अपने अस्पतालों को तैयार करके रखना चाहते हैं। और यह भी सब तब हो रहा है जब हाल ही में फ्रांस की सरकार ने 20 पेज का एक मैनुअल जारी किया था जिसमें लोगों को ऐसे 63 उपाय बताए गए थे जिन पर गौर करके वो युद्ध और संकट की स्थिति में अपनी जान बचा सकते हैं। इसके अलावा फ्रांस में लोगों को एक किट दी जा रही है जिसमें पानी, बैटरी, टॉर्च, पैरासिटामोल की दवाइयां, बैंडेज जैसे सामानों को रखा गया और ऐसा लगता है कि फ्रांस की सरकार जरूर कुछ ऐसा जानती है जिससे दुनिया के कई देश अब तक अनजान हैं और शायद यूरोप के देशों को तीसरे विश्व युद्ध की भनक लग चुकी है। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर कुछ आंकड़े दिखाती हूं जो ये इशारा करते हैं कि शायद पश्चिमी देश खुद को युद्ध के लिए तैयार करने में जुट गए हैं। तो आखिर इसकी वजह क्या है और इसके जरिए क्या संदेश पूरे विश्व में इस वक्त जाना चाहिए? भारत की कैसे इस पर नजर रखनी जरूरी है? तो यूरोप का जो रक्षा बजट है उसमें कितनी वृद्धि हुई है वो हम आपको दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। पिछले 3 सालों में यूक्रेन युद्ध के दौरान पूरे यूरोप ने देखिए अपने रक्षा बजट में 44% की वृद्धि की है, जिनमें 17% जो वृद्धि है अकेले पिछले साल बढ़ा है। एक साल में 17%। उससे पहले 2022 से 25 में 44% इजाफा हुआ था रक्षा बजट में, लेकिन इस एक वर्ष में 17% का इजाफा है। ये बहुत मायने रखता है। आप खुद सोचिए कि अगर युद्ध की कोई आहट नहीं है तो फिर आखिर रक्षा बजट लगातार क्यों बढ़ाया जा रहा है? और साल 2022 में 42,43,000 था। यहां पर जो नंबर है वो अब देखिए कितना हो गया है, 61,12,000 करोड़। तो कुल मिलाकर ये संकेत बिल्कुल साफ है। जो फ्रांस पहले अपनी जीडीपी का 1.9% हिस्सा रक्षा बजट पर खर्च कर रहा था, वो अब उसकी जो कुल खर्च है उसमें देखिए 2.1% पर पहुंच गया है। फ्रांस सबसे नीचे फ्रांस है, उसके ऊपर देखिए जर्मनी जो कि 1.4% से अचानक लगभग 2%, 1.9% पर पहुंच गया है। वहीं पहले नॉर्वे 1.6% खर्च करता था, अब नॉर्वे 2.1% खर्च कर रहा है। और वैसे ही अगर आप देखिएगा तो स्वीडन जो पहले 1.3% खर्च करता था अपने रक्षा पर, वो 2% करने लगा है। और पोलैंड जैसा देश जो कि काफी करीब है, अगर आप इस युद्ध को देखें रशिया यूक्रेन के, तो 2.4% से इसने बिल्कुल डबल के आसपास कर दिया है, 4.2% पर पहुंच गया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन तमाम देशों ने अपने रक्षा बजट में जबरदस्त इजाफा किया है। सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले साल इन सभी देशों ने अपने रक्षा बजट में काफी वृद्धि की। अब ये जो वृद्धि है पोलैंड की अगर आप देखिए तो कितना बढ़ाया पोलैंड ने? पोलैंड बहुत करीब है, बॉर्डर पर है और इसीलिए पोलैंड ने 31%
बढ़ाया है रक्षा बजट। दूसरे नंबर पर जर्मनी है जिसने बढ़ाया 28%, नॉर्वे ने बढ़ाया 17% और स्वीडन ने बढ़ा दिया है 34%। ये तमाम ऐसे मुल्क हैं जो यूरोप में अपने रक्षा बजट में जबरदस्त इजाफा कर रहे हैं और ये तमाम ऐसे संकेत हैं जिस पर हम सब की नजर रहनी चाहिए। यहां सवाल वही है कि ये सारे देश जब रक्षा बजट के खर्च को स्कूल, अस्पतालों, विकास पर खर्च करने की बात कहते थे, तब इन देशों में उल्टी गंगा कैसे बहने लगी? ये तो कहते थे युद्ध से दूर जाना चाहिए, शांति प्रिय बनिए, विकास बनिए, वर्ल्ड इज वन। लेकिन रक्षा बजट पर आखिर क्यों इतना खर्च हो रहा है? ये इतने हथियार क्यों खरीद रहे हैं? अपनी सेनाओं का विस्तार किस लिए कर रहे हैं? ये बहुत बड़ा संकेत है जिस पर पूरे विश्व की नजर रहनी चाहिए, तमाम देशों की नजर रहनी चाहिए। अब आइए आपको बताते हैं, पूरी दुनिया में शांति और मानवता पर सबसे ज्यादा लेक्चर कौन देता है? पश्चिमी देश। वो खुद देते हैं लेक्चर मानवता पर, विकास पर, शिक्षा पर, ह्यूमैनिटी पर। लेकिन हकीकत में हथियार, गोला बारूद, सेनाओं पर सबसे ज्यादा खर्च भी यही पश्चिमी देश करते हैं। 66% पूरी दुनिया का जो रक्षा खर्च है 239,07,000 करोड़ का है। उसमें 66% यही मानवता का ज्ञान देने वाले खर्च करते हैं और 23% एशिया के देश खर्च करते हैं, मध्य पूर्व के 9% और अफ्रीकी देश 1.9% खर्च करते हैं। तो ये अपने आप में सबसे बड़ा संकेत है कि जो पश्चिमी देश मानवता का सबसे ज्यादा ज्ञान देते हैं, रक्षा में खर्च वही करते हैं, रक्षा सौदों से पैसा बनाते हैं, रक्षा सौदों पर खर्च करते हैं। पूरी दुनिया में जिन 10 देशों का सबसे ज्यादा रक्षा बजट है, उनकी लिस्ट भी यहां पर आप देख लीजिए। इनमें पश्चिमी देशों की संख्या 5 है और बाकी के 5 देश अलग अलग महाद्वीप के हैं। ये एक पैटर्न दिखाता है। इसी तरह दुनिया के 10 शीर्ष सेनाओं में, लेकिन उससे पहले देख लीजिए सबसे ज्यादा खर्च कौन करता है? अमेरिका। दूसरे नंबर पर 27.7 है चीन, फिर रशिया 13, जर्मनी 7.8, भारत 7.6। रक्षा बजट में खर्च की बात हो रही है, दुनिया में टॉप 10 रक्षा बजट जो है वर्ष 2024 का हम आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद है भारत 7.6, फिर ब्रिटेन 7.2, सऊदी अरब 7.1, यूक्रेन 5.71, फ्रांस 5.7। अब देखिए इसी तरह दुनिया की 10 शीर्ष सेनाओं में 5 सेनाएं भी अमेरिका और बाकी पश्चिमी देशों की है और इनमें हमारे देश भारत की सेना चौथे नंबर पर है। सबसे ऊपर अमेरिका, फिर रशिया, फिर चाइना, फिर भारत, फिर साउथ कोरिया, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, तुर्की और उसके बाद इटली। ये दुनिया की टॉप 10 जो सेनाएं हैं, ये ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग के हिसाब से हमारा सोर्स है जिससे हमने ये जानकारी आपके लिए इकट्ठा की है। हालांकि पूरी दुनिया में सिर्फ 9 देशों के पास परमाणु हथियार है, जिनमें अमेरिका का पलड़ा कमजोर दिखता है। इनमें पश्चिमी देशों में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन के पास ही परमाणु हथियार है, जबकि रशिया, चाइना और उत्तर कोरिया एक अलग खेमे में है। तो यहां पर सबसे ज्यादा दुनिया के 9 परमाणु संपन्न देशों में परमाणु हथियार सबसे ज्यादा रशिया के पास है 4,309। उसके बाद नंबर 2 पर है अमेरिका। परमाणु हथियार की रेस में रशिया आगे है, 3700 है अमेरिका के पास। फिर आता है चाइना 600, फ्रांस 290, ब्रिटेन 225, भारत 180 और 7वें नंबर पर बहुत करीब है पाकिस्तान 170 परमाणु हथियार के साथ। इसको एक बार जरा स्क्रीन पर ऐसे भी दिखा दीजिए अगर नंबर्स इसके बहुत दूर से नहीं दिख रहे हो। फिर है इजराइल और फिर है नॉर्थ कोरिया। तो देखिए जब आप इस पूरे ग्राफिक्स को देखते हैं, लोअर हटाइए तभी पता चलेगा। ये देखिए ये सारे नंबर्स हट गए हैं आपके सामने। अब आप समझ लीजिए कि परमाणु हथियारों की जब बात होती है तो फिर कौन कहां पर खड़ा दिखता है। बड़ी बात यह है कि अब यूरोप के देशों में युद्ध की वैसे ही तैयारी हो रही है जैसे दूसरे विश्व युद्ध से पहले वहां युद्ध का माहौल बनाया गया था। हालांकि इस वक्त की एक बड़ी खबर क्या है वो ये कि चाइना में राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि वो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिलने के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि क्या जेलेंस्की से मुलाकात करने का कोई मतलब बचा है। आगे बढ़ते हैं और आपको यह बताते हैं कि जिस चाइना पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, राष्ट्रपति पुतिन और किम जोंग उन के साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप,
उस चाइना पर तो वो 30% टैरिफ लगाते हैं, 90 दिनों का उसे एक्सटेंशन भी दे देते हैं, ग्रेस पीरियड। लेकिन जो भारत संतुलन बनाकर रखता है, रशिया से चाइना के मुकाबले कम कच्चा तेल खरीदता है, उस भारत को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप हर रोज धमकियां देते हैं। आज भी उन्होंने आरोप लगाया कि भारत अब तक अमेरिका के साथ एक तरफा व्यापार कर रहा है। आजकल वो वन साइडेड रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, जिसे उन्होंने अपनी टैरिफ नीति से रोकने की कोशिश की है। वही पुराना राग है उनका, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं कि कौन कौन से देशों के साथ सबसे ज्यादा उनका ट्रेड डेफिसिट है। बीते दिन भी हमने आंकड़े दिखाए थे, लेकिन पता नहीं खुद आंकड़े देखकर अनदेखे कर रहे हैं या फिर उनकी टीम ही उन्हें नहीं बता रही। जो सबूत और तथ्य है वो राष्ट्रपति ट्रंप के इन दावों का समर्थन नहीं करते हैं। हमने कल भी आपको बताया था कि अमेरिका के व्यापार घाटे में भारत की हिस्सेदारी बहुत कम है। सर्विस सेक्टर में तो अमेरिका भारत के साथ 900 करोड़ रुपए का ट्रेड सरप्लस में है। लेकिन फिर भी राष्ट्रपति ट्रंप हर रोज इस तरह के दावे करते हैं जो तथ्यों के आधार पर पूरी तरह गलत है। सच्चाई यह भी है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद विश्व में तमाम ऐसे मुल्क हैं जो अपनी अपनी सोच भारत को लेकर बदल रहे हैं और किसी न किसी तरीके से कोई नोबेल प्राइज लेने के लिए आगे बढ़ रहा है और भारत की तरफ से हामी नहीं मिलने पर वो परेशान हो जा रहा है, तो कोई कुछ दूसरा बहाना खोज रहा है। ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, क्योंकि ये ट्रेड डेफिसिट देखिए, ये नंबर्स देखिए। यूरोप के कई देशों ने भारत का समर्थन किया है। नेटो के सदस्य देश फिनलैंड ने अमेरिका और पश्चिमी देशों को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उन्होंने ग्लोबल साउथ और भारत के प्रति ज्यादा गरिमापूर्ण दोस्ती नहीं निभाई तो उनका प्रभाव कम हो सकता है। और फिनलैंड यह भी कह रहा है कि भारत पर राष्ट्रपति ट्रंप ने जो 50% टैरिफ लगाया है उससे वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। सुनिए, आपने खुद सुना, डिग्निफाइड शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया, यानी सम्मानजनक। हर कोई ये मान रहा है और जो उनके साथी देश है यूरोपियन यूनियन के साथ अच्छा खासा कई देशों के साथ अमेरिका का पूरा रिश्ता है, नेटो के की तरफ से भी वो देश डिग्निफाइड बिहेवियर की मांग कर रहे हैं। यानी वो ये मानते हैं कि जो इस वक्त व्यवहार है डोनाल्ड ट्रंप का वो गरिमापूर्ण नहीं है। भारत को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप का फैसला कितना गलत है इसे आप इसी बात से समझ सकते हैं। यूरोपियन यूनियन बहुत जल्द भारत के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर सकता है और अगर ऐसा हुआ तो यह भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और राष्ट्रपति ट्रंप के लिए बड़ा झटका। असल में यूरोपियन यूनियन अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। भारत के कुल व्यापार में अमेरिका की हिस्सेदारी अगर 18% रही है, जबकि यूरोपियन यूनियन के साथ यही हिस्सेदारी दूसरे नंबर पर 11.5% की रही है। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन तो हमारा दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, लेकिन यूरोपियन यूनियन के लिए हम 9वें ट्रेड पार्टनर हैं और यही हमारे लिए एक संभावना है कि अगर भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया तो हम अपने सामान को अमेरिका के बाजार की जगह यूरोपियन यूनियन में जाकर बेच सकते हैं। और इससे यह भी संदेश जाएगा कि 50% टैरिफ के फैसले पर यूरोप के देश अमेरिका के साथ नहीं बल्कि वो भारत के साथ है और ये राष्ट्रपति ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा जो हम सम्मान के साथ उन्हें देंगे। अब अगली खबर का रुख कर रहे हैं, वो खबर जो हर भारतीय को छू रही है। आप भी जहां भी हो, तमाम शहरों में बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, तमाम मुश्किलों का सामना लोग कर रहे हैं, लेकिन ऐसी जगहों का क्या जहां पर ये मॉनसून का मौसम गर्मियों से राहत देने का मौसम नहीं बल्कि तूफानी मौसम बन के आया है, आपदा बन के आया है, आफत बन चुका है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अगर आप इन राज्यों में हैं तो आपको समझकर संभल कर चलना चाहिए। अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में भी जबरदस्त बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात में भी अगले 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। बड़ी खबर जीएसटी पर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें जीएसटी पर मोदी सरकार का यह बड़ा फैसला है। 5% और 18%। जीएसटी के 2 स्लैब लागू होंगे और 12% और 28% का स्लैब खत्म कर दिया जाएगा। ये बड़ी खबर है। 28% का स्लैब खत्म होने से एक बहुत बड़ी राहत कई मामलों में मिलेगी। सुनिए, वाले ग्रुप में मर्ज कर गई थी तो इसलिए सबका रेट नया तय हो गया। और सर कोई जो लॉसेस की कुछ तो बात कंपनसेशन सेस की हमने बात करी थी। कंपनसेशन सेस वाला
उसको बढ़ाया जाना चाहिए और स्टेटों को कंपनसेट किया जाना चाहिए और जितना लॉस हो रहा है वो प्रोटेक्ट करना चाहिए, पर लेकिन सेंटर ने ये हमारी बात नहीं मानी। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले दरअसल देखिए, इसको समझना इस तरह से होगा कि जो 28% वाला स्लैब था, अगर वो खत्म कर दिया जाता है और वो 18% पर आ जाता है तो बहुत सारे लगभग 90% जो सामान है उनमें फायदा होगा और एक डाउन शिफ्ट होगा। 28% जिस पर टैक्स लग रहा था, अभी तक जीएसटी लग रहा था, वो अगर 18% में 90% सामान वहां से आ जाते हैं तो एक बड़ी राहत होगी। जो खास तौर पर रोजमर्रा की चीजें हैं उनमें ये माना जा रहा है कि ये फायदा होगा। इसी के साथ साथ ये भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कपड़ा हो, लग्जरी प्रोडक्ट्स हो, यानी जो महंगे सामान पहले से थे उनमें एक प्राइस हाइक हो सकता है। तो दो स्लैब्स खत्म किए जा रहे हैं, 12% और 28%। अब सिर्फ 5% का होगा और 18% का होगा। तो आप समझिए कि जो 5% वाले स्लैब में जाएंगे उनमें बहुत बड़ी राहत होगी और जो 28% वाले स्लैब से नीचे आएंगे, चाहे वो 5% में जाए या 18% में जाए, दोनों में ही बहुत बड़ी राहत है। लेकिन फर्क किन किन चीजों पर पड़ सकता है तो हम आपको बताना चाहते हैं कि जहां एक तरफ रोजमर्रा की जो चीजें हैं, फास्ट मूविंग जो कमोडिटी है, एफएमसीजी सेक्टर, उसमें आपको फायदा हो सकता है रोजमर्रा की चीजों में। लेकिन वहीं अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स हो या जो लग्जरी प्रोडक्ट्स है, यानी हाई एंड है, पहले से कीमती चीजें हैं, वो और भी कीमती हो सकती हैं। जीएसटी के सरलीकरण के लिए पहले से ही मांग हो रही थी और ऐसे में इसको बहुत बड़ी राहत है। जो तमाम चीजें आप इस वक्त देख रहे हैं ना स्टोर में, जहां जो खरीदी जाती हैं, जो रोजमर्रा की चीजें हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जिन्हें कहा जाता है, जो ऑफ द रैक लोग खरीदते हैं या जो रोजमर्रा का सामान है जो जल्दी जल्दी खर्च होता है, ऐसी चीजों में राहत मिल सकती है। 12%, 28%, दो स्लैब खत्म कर दिए गए। रहेगा कौन सा? 5% और 18%। अब जो 12% से 18 में जाएगा, जाहिर तौर पर वहां पर थोड़ा सा हाइक होगा, लेकिन जो राइसोलेशन के पक्ष में सबने जो है अपनी सहमति जताई है और अब 3 स्लैब होंगे। वैसे इफेक्टिवली तो 5 एंड 18% होगा, 12 और 28% जो है वो उसको एबॉलिश कर दिया है और सिन गुड्स और लग्जरी गुड्स पे 40% होगा। सभी फैसले सहमति से लिए गए हैं, इस बात की जानकारी दी गई और ऐश्वर्या हमारी सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रही हैं। ऐश्वर्या, जो मोटे तौर पर समझे तो दो अब स्लैब्स रहेंगे, 5%, 18%। जो रोजमर्रा की चीजें हैं उसमें बहुत बड़ी राहत मिलेगी, लेकिन इसी के साथ साथ जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंज्यूमर गुड्स, और 40% स्लैब की बात हो रही है लग्जरी गुड्स पर, तो वो और भी महंगे हो जाएंगे। लेकिन अंजना देखिए, अगर ये बात समझी जाए तो फिर जो लग्जरी गुड्स हैं, जो सिन गुड्स हैं, उनपे तो पहले भी 28% जीएसटी जो है वो लग रहा था। तो सरकार का यही कहना है कि ऑलरेडी वो जो गुड्स हैं उनके ऊपर 28% हम लगा रहे थे। देखिए, रेवेन्यू लॉस कॉम्पेंसेशन, इसकी बात सिर्फ विपक्षी जो पार्टियां हैं वो नहीं कर रही हैं। बीजेपी की भी कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जिनका ये कहना है कि रेवेन्यू लॉस होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये बात मान चुके हैं कि दो स्लैब्स जो है वो जरूरी है। पिछले कई सालों से ये बात उठ रही थी बार बार कि जीएसटी जो है वो जितना सिंप्लीफाई होना चाहिए उतना सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है। जिस तरीके की कंप्लायंस की उम्मीद की जा रही थी उस तरीके का कंप्लायंस नहीं हो रहा था। यही कारण है कि बहुत सीधे सीधे एक होगा नील, यानी कि जीरो, जो कि आम चीजें हैं उसके ऊपर जीरो जीएसटी लगेगा। यानी कि ग्लोब की बात करें, पेंसिल की बात करें, तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जिनके ऊपर अब जीरो जीएसटी लगेगा, वो चीजें हो जाएंगी सस्ती। दूसरा स्लैब जिसकी बात करी जा रही है वो है 5% और जो तीसरा स्लैब है उसकी बात करी जा रही है 18%। तो ये स्लैब्स को सिंप्लीफाई किया जा रहा है और जो सिर्फ गुड्स है, जो लग्जरी आइटम्स है, जिनपे ऑलरेडी, और मैं आपको बता दूं ये बहुत ज्यादा आइटम्स नहीं होंगे, मुश्किल से 10 ऐसे आइटम्स होंगे जिनके ऊपर 40% जीएसटी लगाया जाएगा। कॉम्पेंसेशन की बात जरूर यहाँ पे कई सारी स्टेट्स उठा रही हैं। जो विपक्षी रूल स्टेट्स है उनका कहना है कि कुछ आप ऐसा प्लान बनाइए, कोई ऐसा कॉम्पेंसेशन का प्लान बनाइए कि हमें जो रेवेन्यू का नुकसान होगा उसको हम एटलीस्ट अगले 1 साल तक झेल सके। तो ये चीजें जो कल तय की जाएगी, लेकिन दो स्लैब्स के ऊपर जीएसटी काउंसिल जो इस समय तैयार हो चुकी है।
तो चाहे लग्जरी गुड्स हो, चाहे तंबाकू हो, ऐसी चीजों पर और ज्यादा पैसा देना होगा, यानी वहां पर जो 28% लग रहा था वो 40% हो जाएगा। लेकिन राहत की सांस ये आम कंज्यूमर के लिए, क्योंकि जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं, एफएमसीजी जिसे कहा जाता है, उनके लिए राहत की रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो 5% पर अगर आती हैं तो बहुत बड़ी राहत होगी। दूसरा स्लैब 18% का होगा। सहमति को लेकर क्या खबर आ रही है ऐश्वर्या? क्या वाकई जो तमाम ऑपोजिशन रूल्ड भी स्टेट्स हैं उन सब की सहमति इस पर बन गई? देखिए, काफी हद तक सहमति बन चुकी है, क्योंकि जीएसटी काउंसिल, उसकी हेड है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वो एक अश्योरेंस दे चुकी है। और हमने पहले भी देखा है, जब जीएसटी को लागू किया गया था तो जो कॉम्पेंसेशन था उसकी तैयारी की गई थी। स्टेट्स का यही कहना है कि आप एक एटलीस्ट रोड मैप हमें दिखाइए कि किस तरीके से हमें कॉम्पेंसेट किया जाएगा। देखिए, इससे फायदा विपक्षी राज्य जो है उनको भी होगा, क्योंकि जब चीजों का दाम गिरेगा तो उससे उन लोगों पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये चीज विपक्षी जो स्टेट्स हैं वो अच्छी तरह से समझ रही हैं कि कोशिश यही की जा रही है सरकार द्वारा कि जो रेट है उसको कम किया जा सके, लेकिन उसके लिए एक रोड मैप की जरूरत है, एक प्लान की जरूरत है। तो कन्विंस स्टेट्स जो है वो काफी हद तक हो चुकी हैं, और हम देखेंगे कि इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत तेजी से किया जाएगा। जो हमें समझ में आ रहा है अंजना, लगभग 22 सितंबर इतनी जल्दी से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जिसका मतलब है कि अगले आने वाले 2 महीने तक दिवाली का जो टारगेट है सरकार का, उस तक हमें चीजें सस्ती होती हुई नजर आएंगी, और आगे जो इसका इम्पैक्ट होगा वो अगले 3 महीने के अंदर क्लियर हो जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से इस बात की चर्चा की थी कि दिवाली से पहले इस तरह से जीएसटी को लेकर बदलाव किया जाएगा, 2 स्लैब किया जाएगा। और वो बड़ी खबर, राहत की खबर, क्योंकि रोजमर्रा के सामान में और हमेशा से जीएसटी के सरलीकरण की बात हो रही थी। धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो जीएसटी के सरलीकरण का मतलब ये भी है रोजमर्रा की चीजों में आपको आसानी होगी। अब 2 स्लैब होंगे, समझिए, 5%, 18%। एक एक्स्ट्रा है 40%, जिसमें बहुत ही जो पहले से सामान महंगे थे, जैसे लग्जरी गुड्स है जो बहुत अमीर लोगों के पहुंच की थी, या फिर तंबाकू, ऐसी चीजें जिसको सरकार बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं करना चाहती है, वो जाएंगे 40% में 28 से। लेकिन 5% में आने वाली जहां जहां चीजें बहुत बड़ी राहत होगी। 28% से भी लगभग 90% जो सामान है वो अब 18% के टैक्स पर आ जाएंगे। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जीएसटी पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला है ये, और 12% और 28% स्लैब खत्म किया जा रहा है। और अब आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि 5%, 18%, देखिए सितंबर में ही ये लागू हो रहा है, तो 5%, 18% का 2 स्लैब होगा। 40% एक स्लैब रखा गया है, लेकिन वो सिर्फ हाई एंड कंज्यूमर जो लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं, जो पहले से ही बहुत महंगे थे, और तंबाकू के।